आज जो मैं आप लोग कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक राइटर की है जो शिमला पहुंचती है एक किताब लिखने के लिए, लेकिन वहां पर एक होटल के कमरे में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो किताब कंप्लीट नहीं कर पाती। तो एक दिन दोपहर के समय रितिका शर्मा शिमला के बस स्टैंड पे पहुंचती है। रितिका शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और वो महज 19 साल की थी और वो अपना पहला किताब द ट्रू इंडिया लिख रही थी। तो इस किताब के सिलसिले में वो तकरीबन 6 शहरों में पहले भी रह चुकी थी और शिमला जो था वो उसका 7वां शहर था। तो जैसे वो बस स्टैंड पहुंचती है, क्योंकि ये कहानी 1998 की है, तो उन दिनों ना थोड़ा होटल शिमला में कम हुआ करता था। तो वो ढूंढते ढूंढते ना अचानक एक होटल पहुंचती है जहां पर वो होटल के जो ऑनर होते हैं या जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उसको मिलती है और उसको बोलते हैं कि भाई साहब कोई अच्छा सा कमरा दिखा दो, मुझे यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन के लिए ना एक कमरा चाहिए। पहले तो होटल वाला खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है मैडम, बिल्कुल यहाँ पे कुछ 10-12 कमरे हमारे, आप देख लीजिए, इनमें से जो समझ आ जाएगा आप रुक जाइएगा इसमें, क्योंकि 10-12 दिन था और उन दिनों इतना कोई होटल में रुका भी नहीं करता था। तो जब वो होटल वाला उसको कमरा दिखा रहा था ना, तो रितिका को कोई भी कमरा समझ नहीं आया, क्योंकि वो एक राइटर थी, उसे चाहिए था थोड़ा खुला स्पेस, एक अच्छा ताजा हवा जहाँ से आ सके। और जो कमरे थे ना उस होटल में वो काफी छोटे छोटे से थे। तो वो बोलती है कि नहीं भैया, मुझे ना कोई कमरा समझ नहीं आया, क्योंकि कमरे ना बहुत छोटे छोटे हैं, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई और होटल में जाकर देख लेती हूँ। तभी होटल वाले का ना अचानक दिमाग में आता है कि यार ये कहीं चले गए तो मेरे ना कम से कम 15-20 दिन का नुकसान हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना नीचे वाला जो स्टोर रूम है ना वो दिखा देता हूँ। तो बोलता है मैडम एक कमरा तो है, लेकिन ना वो बेसमेंट में है और वो स्टोर रूम है, लेकिन हाँ वो जो कमरा है ना वो काफी बड़ा है, क्या आप देखना चाहेंगे? तो बोलते बिल्कुल, आप मुझे दिखाइए, अगर वो अच्छा कमरा है तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो ना उसको स्टोर रूम की ओर ले जाता है और वो कमरा दिखाता है। बोलता मैडम अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका साफ सफाई करवा देता हूँ, आप यहीं पे रुक जाइए 15-20 दिन के लिए, क्योंकि वो कमरा काफी बड़ा था ना। तो रितिका सोचती है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, 15-20 दिन यहाँ पे आराम से कट जाएगा और कमरा भी काफी स्पेशियस है, तो मैं यहीं पे अपना किताब कंप्लीट करूंगी। तो वो बोलता है होटल वाला कि ठीक है मैडम, आप हमें 2 घंटे का समय दे दीजिए, मैं सब कुछ यहाँ से साफ करवा देता हूँ, फिर आप आराम से रुक जाइएगा। तो रितिका एकदम खुशी खुशी उस होटल से चली जाती है और सोचती है कि चलो मैं 1-2 घंटे घूम लेती हूँ, उसके बाद तो आराम से इस कमरे में आकर रह लूंगी। लेकिन रितिका को ये नहीं पता था कि जिस कमरे का सिलेक्शन उसने किया है वो उसकी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद रितिका कमरे में वापस आती है और जब वो कमरे में वापस आती है ना, तो वो कमरा इतना साफ होता है कि वो देखकर काफी खुश हो जाती है। और तकरीबन उस टाइम शाम के 6:30-7 बज रहे होते हैं। तो रितिका सोचती है कि चलो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि 24-26 घंटे का ट्रैवल हो चुका है, तो मैं पहले आज नहा धो के आराम कर लेती हूँ, फिर कुछ खा लूंगी और फिर सो जाऊंगी। और क्योंकि वहां पे उन दिनों लाइट का काफी दिक्कत रहा करता था, तो उससे सोचा कि सुबह सूरज की रोशनी में मैं फिर वापस से लोगों से मिलूंगी, उनका एक्सपीरियंस समझूंगी और फिर उसके बाद अपने किताब में उसके बारे में लिखूंगी। तो वो आराम से मुंह हाथ धोकर खाना खाकर सोने चली जाती है। तभी रात को तकरीबन 11:15 बजे के आसपास उसे ना कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसके ना पर्दे के पास खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। अब क्योंकि काफी अंधेरा था तो उसे समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो वापस से अपना आंख खोलते उसको लगता है कि कहीं मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर वो अपना आंख घिसते हुए ना वापस खिड़की की तरफ देखती है और जब वो उस खिड़की की तरफ देखती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ना किसी औरत के ऊपर लटक रहा है या उसके ऊपर ना थोड़ा लीन हो रहा है, उसकी तरफ झुक रहा है। तो वो फटाफट ना अपने कमरे में लालटेन जला लेती है। जैसे ही वो लालटेन जलाती है ना, तभी वो देखती है कि उसके खिड़की पर कोई नहीं है। तो वो सोचती है कि यार मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया था कि पहाड़ों में ना कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है, अजीबोगरीब घटना होती है, हो सकता है यार मैं डर रही होंगी या कुछ मेरा वहम होगा। तो वही लालटेन ऑन करके ना थोड़ी देर बाद सो जाती है। उस रात तो उसके साथ खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले दिन जो उसके साथ होने वाला था ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अगले दिन सुबह रितिका आराम से उठकर अपना नाश्ता करके वहां पे शिमला के लोकल लोगों से मिलने चली जाती है। फिर वो वहां पे उनसे उसका लोकल एक्सपीरियंस समझती है, वहां से लोगों से पूछती है कि शिमला कैसा है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ का खाने का तरीका क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आराम से वो पूरे दिन काम करके ना शाम को अपने रूम में वापस आ जाती है। फिर वो आराम से खाना पीना खाकर सो जाती है। अभी तक ना सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन तभी रात को अचानक 1 बजे ना रितिका को ऐसा लगता है कि कोई ना टाइपराइटर पे कुछ टाइप कर रहा है। तो पहले तो रितिका हल्का सा इग्नोर करती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना वो आवाज काफी तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कोई बहुत जोर से ना टाइपराइटर पे टाइप कर रहा है।
तो रितिका ना इस आवाज को सुनकर ना जग जाती है और वो ना वापस से माचिस उठाकर अपने कमरे का लालटेन जलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ना उसके कान में एक औरत की आवाज आती है जो चीख रही होती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस आदमी से बचा लो। अब रितिका पूरा डर गई है। तभी अचानक से उसके कमरे का जो टेबल होता है ना वो भी जोर जोर से ना हिलने लगता है। अब रितिका के इतने होश उड़ गए थे ना कि ना वो माचिस जला पा रही ना कुछ। वो फटाफट अपने बिस्तर से उठती है और कमरे के दरवाजे की ओर भागने लगती है। और जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागने लगती है ना तभी कोई उसका पैर ना जोर से खींच देता है और उसे ना कमरे की ओर खींचने लगता है। लेकिन अब रितिका इतनी डर चुकी थी ना कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। और उसी की ये आवाज सुनकर ना जो होटल के रिसेप्शन में जो लड़का था, जो आदमी था, वो दौड़कर इसके कमरे में आता है और उसका दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही जब वो दरवाजा खोलता है ना और टॉर्च मारता है कमरे के अंदर तो वो देखता है कि रितिका ना एकदम फर्श पे बिस्तर से चिपकी हुई है और बिस्तर का जो पाया है ना उसको जोर से पकड़ रखा है। तभी वो होटल वाला उसका हाथ पकड़ के उसको कमरे से बाहर ले जाता है। अब रितिका काफी डरी हुई थी तो पहले तो ये उसे नॉर्मल करने के लिए पानी पिलाता है और फिर पूछता है, मैडम क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एक दो बार पूछता है। तब रितिका उसको बोलते है कि भाई साहब मैंने आपको पूछा था ना, मैंने आपको सुबह एकदम नॉर्मली पूछा था ना कि यहाँ कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो होटल वाला बोला, मैडम क्या हुआ आपको, बताइए मुझे। बोलता आप मेरे को अगर आप सच सच नहीं बताएंगे ना तो मैं अभी पुलिस बुला दूंगी। यही बात सुन के वो होटल वाला बोलता है, ठीक है मैडम आप पुलिस मत बुलाइए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। तो फिर उस होटल के आदमी ने उसको बताया कि आज से ना 1.5 साल पहले ये जो स्टोर रूम था ना ये एक कमरा हुआ करता था और 1.5 साल पहले ना एक कपल आए थे अपना हनीमून मनाने के लिए। तो पहले 4 दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 5वें दिन ना उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और वहां से भाग गया। फिर उसके बाद वहां पे पुलिस कंप्लेन हुई। हालांकि पुलिस ने उसके हस्बैंड को ढूंढ लिया था और आज भी वो जेल में ना सजा काट रहा है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद तकरीबन 3-4 लोग और आए थे उसी स्टोर रूम में रुकने के लिए। लेकिन जो भी क्लाइंट या जो भी कस्टमर वहां आता था ना उनका एक्सपीरियंस काफी खराब रहता था, जिस वजह से ना 1.5 साल पहले हमने इस कमरे को ना रूम से बदल के इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन फिर आप मैडम उस दिन आए तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल होगा, इसलिए मैंने आपको ये कमरा दे दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो जैसे ही उसने ये कहानी सुनी ना वो उसी दिन वहां से अपना सारा सामान वगैरह पैक करके ना अपने घर वापस चली गई इंदौर। हालांकि उसने फिर वो किताब कभी कंप्लीट नहीं की, द ट्रू इंडिया। लेकिन मैंने सुना है कि साल 2004 में रितिका का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे अगर यहाँ तक सुना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।